अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं हूं अच्छा मलिक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल HSC प्रोफेशनल्स। आज की वीडियो में हम निबॉश IG2 के रिपोर्ट के ऊपर बात करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने जो बनाई थी वो बेसिकली आपके IG2 की रिपोर्ट के इंट्रोडक्शन के बारे में थी और उसके पार्ट 1 के बारे में थी। आज की वीडियो आपकी फोकस करेगी आपके रिपोर्ट की IG2 की जो रिपोर्ट है निबॉश IG2 की बेसिकली रिस्क असेसमेंट रिपोर्ट जो है उसके पार्ट 2 फोकस करेगी कि पार्ट 2 के अंदर हम क्या काम करते हैं, किस तरह से हमने हैज़र्ड्स को हाईलाइट करना होता है, हैज़र्ड्स को डिफाइन करना होता है और एक हैज़र्ड को हम किस तरह से उसमें एक्सप्लेन करते हैं। तो आज की वीडियो में ये सारी हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले अगर रिपोर्ट के पार्ट 2 के ऊपर आप फोकस करें तो सबसे पहली जो बात आपने लिखनी होती है वो होता है यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का नेम। ऑर्गेनाइजेशन नेम के अंदर हम वही नाम लिखते हैं जो हमने अपनी रिपोर्ट स्टार्ट करते हुए अपने रिपोर्ट के पार्ट 1 के बिल्कुल स्टार्ट में लिखा होता है ऑर्गेनाइजेशन नेम। अगर इन केस कंस्ट्रक्शन पे आप बना रहे हैं तो वहाँ पे हमने कॉन्ट्रैक्टर का नाम लिखा होगा, और अगर जनरली आप किसी प्रोडक्शन साइट पे बना रहे हैं तो वहाँ पे आप किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखा होगा, तो वो आपने कॉपी करके यहाँ पे डाल देना है। देन उसके बाद आता है डेट ऑफ असेसमेंट। डेट ऑफ असेसमेंट से मुराद वो डेट जिस डेट को आपने रिस्क असेसमेंट की है, और हमेशा हम अपनी डेट ऑफ असेसमेंट जो होती है अपने एग्जाम के बाद की डालते हैं। एग्जाम से 3 दिन 4 दिन 5 दिन बाद की जो डेट होती है हमारी वो डेट ऑफ असेसमेंट होती है। आप इसमें से कोई भी डेट डाल सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपका एग्ज़ाम है जी 1 जनवरी को। अगर आपका 1 जनवरी को आपका एग्ज़ाम है तो आप डेट वहाँ पे डालेंगे 4 जनवरी, 5 या 6 या 7 या इसमें से कोई भी आप डेट वहाँ से डाल सकते हैं। मतलब उस हफ्ते के अंदर वाली कोई भी डेट हम डालते हैं तो वो हमारी कहलाती है डेट ऑफ रिस्क असेसमेंट। तीसरी चीज़ उसमें है जी स्कोप ऑफ रिस्क असेसमेंट। स्कोप हम बोलते हैं दायराकार को, मतलब हमारी रिस्क असेसमेंट का दायराकार क्या है, हम अपनी रिस्क असेसमेंट किस जगह तक कन्फाइंड रखेंगे, हम किस किस जगह की रिस्क असेसमेंट कर रहे हैं, वो हमारा स्कोप कहलाता है। अगर हमारी वर्क साइट बहुत बड़ी हो, हम बड़ी वर्क साइट को लेते हैं तो जनरल डिस्क्रिप्शन के अंदर तो हमने ऊपर पार्ट 1 में पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन को डिफाइन किया है। बट हम उसमें से अगर सिलेक्टिव प्लेस की रिस्क असेसमेंट करना चाहते हैं किसी एक डिपार्टमेंट, किसी 2 डिपार्टमेंट की, तो वो हम यहाँ पे हाईलाइट करते हैं कि हमारा स्कोप क्या होगा। वही हमने जो ऊपर एरिया टू बी इंक्लूडेड इन रिस्क असेसमेंट के अंदर लिखा है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है फ्रॉम डिस्क्रिप्शन ऑफ द एरिया टू बी इंक्लूडेड रिस्क असेसमेंट, तो जो पार्ट 1 में हमने लिखा है वहाँ पे तो वहीं से उसको कॉपी करके हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे तो वही हमारा स्कोप कहलाएगा। अब यहाँ तक तो थी सिंपल बात। अब उसके बाद असल काम शुरू होता है आपके यहाँ से। एक्चुअल में आपकी जो रिस्क असेसमेंट है वो ये है, आपके जो ये टेबल आपको दिखाई दे रहा है ये एक्चुअल में आपकी रिस्क असेसमेंट का काम है। और जो काम हमने इस टेबल में करना है, हमने अपनी रिपोर्ट के अंदर एटलीस्ट जो है 10 हैज़र्ड लिखने होते हैं। और जो है हम वैसे मोस्टली हम अपने रिपोर्ट के अंदर 13 हैज़र्ड लिखते हैं। वैसे निबॉश का क्राइटेरिया है कि आपने एटलीस्ट 10 हैज़र्ड लिखने हैं। बट हम ये है सेफ साइड पे खेलने के लिए हम वहाँ पे एटलीस्ट जो है 13 हैज़र्ड हम लिखते होते हैं, क्योंकि 13 ब्लॉक्स बने होते हैं तो हम उन सबको फिल करते हैं, कोई भी ब्लॉक हम एम्प्टी नहीं छोड़ते। अब इन हैज़र्ड्स को लिखने के लिए, अब हर हैज़र्ड को जब आप लिखेंगे तो आपको हर हैज़र्ड के लिए आपने 6 कॉलम्स को फिल करना होगा, तब जाके एक हैज़र्ड की एक्सप्लेनेशन एंड ईच एंड एवरीथिंग आपकी कंप्लीट होगी। मतलब हर हैज़र्ड के लिए आपने 6 कॉलम्स को क्या करना है, फिल करना है। अब हैज़र्ड्स के लिए आपको निबॉश की तरफ से जो प्रोवाइडेड आपकी बुक होगी, आपको कोर्स मटेरियल जो आपके कोर्स प्रोवाइडर ने प्रोवाइड किया होगा, तो उसमें मोस्टली कुछ कैटेगरीज लिखी हुई होती हैं। अगर ना भी लिखी हुई हो तो आप जनरली सर्च भी कर सकते हैं। तो कैटेगरीज हमारे लिए ऑब्वियस होती हैं, कैटेगरीज हमारे पास ब्रॉडर होती हैं। जैसे अगर आप यहाँ पे देखें कॉलम 1 में देखें तो लिखा हुआ है हैज़र्ड कैटेगरी एंड हैज़र्ड। देखिए 2 चीज़ें हैं, हैज़र्ड कैटेगरी एंड हैज़र्ड, 2 चीज़ें आपसे पूछी गई है। पहली चीज़ आपसे कैटेगरी, एक दूसरा हैज़र्ड। अब मैंने यहाँ पे लिखा है वर्क एट हाइट। नाउ वर्क एट हाइट इज द कैटेगरी ऑफ हैज़र्ड। अब वर्क एट हाइट के अंदर बेतहाशा हैज़र्ड्स आ सकते हैं, तो मैंने कैटेगरी लिख ली वर्क एट हाइट। अब मैं बताऊंगा इस कैटेगरी का कौन सा हैज़र्ड मेरी वर्क साइट पे प्रिवेल कर रहा है, मेरी वर्क साइट के ऊपर इस हैज़र्ड में, इस कैटेगरी में से कौन सा हैज़र्ड मौजूद है जो मैंने ऑब्जर्व किया है, जो मैंने नोट डाउन किया है। जो भी हैज़र्ड आपने ऑब्जर्व किया होगा आपने वो हैज़र्ड यहाँ पे लिख लें। जैसे मैंने लिखा है पॉसिबल फॉर्म फ्रॉम द स्कैफोल्ड ड्यू टू मिसिंग गार्डरेल, मतलब वहाँ पे जो गार्डरेल लगी स्कैफोल्ड लगी हुई है उसके ऊपर गार्डरेल्स जो है उसकी मिसिंग है, उसकी एज प्रोटेक्शन मिसिंग है, जिसकी वजह से वर्कर वहाँ से नीचे गिर सकता है। तो इसी तरह से जो हैज़र्ड आप वहाँ पे नोट करेंगे उस हैज़र्ड को प्रिसाइजली लिखना है। यहाँ पे हम हैज़र्ड की एक्सप्लेनेशन बिल्कुल भी नहीं लिखते, यहाँ पे हम क्या लिखते हैं उसको प्रिसाइजली लिखते हैं कि प्रिसाइज हम कैसे, मतलब टू द पॉइंट हम कैसे हैज़र्ड को लिख सकें। चाहे आपकी कंस्ट्रक्शन साइट है, चाहे आपकी प्रोडक्शन साइट है, कुछ भी है, कहीं पे भी है, हम यही प्रोसीजर अपनाते हुए हैज़र्ड को लिखते हैं और उसको हाईलाइट करते हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन हमारे पास आता है जी हु माइट बी हार्म एंड हाउ। अगेन यहाँ पे हमसे 2 बातें पूछी गई हैं। पहली बात हु मतलब कौन इससे अफेक्ट होगा, हाउ कैसे अफेक्ट होगा। हु से मुराद ये जो हमने कॉलम 1 में हैज़र्ड लिखा है इससे कौन अफेक्ट होगा, उसमें हमने डेजिग्नेशन ऑफ बताने हैं। वहाँ पे जो लोग अफेक्ट होंगे उनके डेजिग्नेशन लिखने हैं, हमने किसी का नाम नहीं लिखना, मतलब उनका डेजिग्नेशन लिखना है कि कौन। जैसे मैंने लिखा है वर्कर्स वर्किंग एट हाइट, ट्रस्ट पासर्स, रागीर, वर्कर्स वर्किंग नियर बाय वेसिनिटी, जो इर्द गिर्द करीब में जो है स्कैफोल्ड के नीचे काम कर रहे हैं वर्कर्स, वो अफेक्ट हो सकते हैं। तो ये लोग हैं जो डायरेक्टली अफेक्ट होंगे। और मैंने इसको कम्प्लीटली आंसर किया जी मैं बिकम हार्म कि ये हार्म हो सकते हैं।
उसके बाद मैंने लिखा है जी हाउ, कैसे, ये लोग कैसे अफेक्ट होंगे। तो कैसे का जवाब मैंने देते हुए कुछ इस तरह से मैंने कैसे का जवाब दिया है कि किस तरह से ये लोग अफेक्ट होंगे। तो उसमें सबसे पहले मैंने ये लिखा है, जो सब 3 चीज़ें बेसिकली हमने इसमें बतानी होती है हाउ में। सबसे पहले सिनेरियो ऑफ एक्टिविटी, कि वहाँ पे काम क्या हो रहा है। दूसरा सिनेरियो ऑफ एक्सीडेंट, कि हादसा कैसे पेश आएगा। और तीसरा पॉसिबल इंजरीज, इससे कौन सी इंजरीज रोनमा होंगी। ये 3 चीज़ें हमने वहाँ पे लिखनी होती हैं। तो पहले मैंने ये बताया है कि वहाँ पे एक्टिविटी क्या हो रही है। मैंने लिखा कि 1 फीट की जो है स्कैफोल्ड के ऊपर काम कर रहे हैं। अब वो जो स्कैफोल्ड है बेसिकली वो इनकम्प्लीट है और उसके ऊपर गार्ड रेल्स एंड टॉप बोर्ड नहीं लगे हुए, जिसकी वजह से कोई एज प्रोटेक्शन नहीं है और वर्कर्स अगर एज के करीब जाते हैं तो वहाँ से उनके नीचे गिरने के चांसेस हैं। तो पूरा मैंने सिनेरियो लिखा है कि इस तरह से हादसा पेश आ सकता है। और अब वर्कर अगर नीचे गिरेंगे तो पॉसिबल है कि उनको इंजरीज का सामना करना पड़े। तो मैंने वहाँ पे पॉसिबल कुछ 5-6 इंजरीज भी लिखी है मैंने, जैसे ब्रोकन बोन्स, हेड इंजरीज, बैक बोन इंजरीज, परमानेंट डिसेबिलिटी और इवन डेथ। तो मैंने वो पॉसिबल जो इंजरीज थी वो लिखी। तो इस तरह से मेरा क्या कंप्लीट हुआ हाउ। आपने हर हैजर्ड के लिए यही एक्टिविटी करनी है, ये इवन एक्टिविटीज़ हैं और आपने हर हैजर्ड के लिए करनी है। हु के अंदर आपने ये लिखा कि कौन बंदा उससे अफेक्ट होगा, और हाउ के अंदर आपने ये बताया कैसे अफेक्ट होगा। कैसे का जवाब आपने 3 पोर्शन में दिया है। पहले आपने बताया कि सिनेरियो ऑफ एक्टिविटी, देन सिनेरियो ऑफ एक्सीडेंट एंड देन द पॉसिबल इंजरीज आपने वहाँ पे बता दी, जो आपका हो गया दूसरा कॉलम फिल। देन हम मूव करते हैं कॉलम 3 की तरफ। जब हम कॉलम 3 की तरफ जाते हैं उसमें हम बताते हैं कि व्हाट आर यू ऑलरेडी डूइंग, मतलब आप इसको कंट्रोल करने के लिए, इस हैजर्ड के कंट्रोल के लिए पहले से आया कोई कंट्रोल वहाँ पे अवेलेबल है, कुछ इंप्लीमेंटेड कंट्रोल्स हैं कि नहीं है। अगर आपको लगता है कि वहाँ पे कोई कंट्रोल्स अवेलेबल हैं, कोई इंप्लीमेंटेशन वहाँ पे हुई हुई है कंट्रोल की, चाहे वो जितने भी हों, 1 हो, 2 हो, 10 हो, 15 हो, तो वो कंट्रोल आपने उठा के यहाँ पे लिखने हैं व्हाट आर यू ऑलरेडी डूइंग के अंदर, अगर वहाँ पे कोई कंट्रोल अप्लाइड है तो। इन केस अगर आपको लगता है कि कोई कंट्रोल अप्लाइड ही नहीं है, तो जैसे मैंने लिखा है नो करंट कंट्रोल इज अप्लाइड, तो आप लिख सकते हैं। बट अपनी रिपोर्ट की हर हैजर्ड में ये ना लिखें कि मैंने स्टूडेंट्स को देखी रिपोर्ट देखें तो हर हैजर्ड में लिखते हैं कि नो करंट कंट्रोल, नो करंट कंट्रोल, तो इतनी भी जुल्म नहीं है। आल्दो हम पाकिस्तान में रहते हैं बट इसके अकॉर्डिंगली फिर भी कुछ हेल्थ एंड सेफ्टी के प्रोटोकॉल्स फॉलो किए जाते हैं, कुछ तो उन्होंने प्रोवाइड किया होगा, तो लिहाजा 2-3 कम अज़ कम कुछ ना कुछ वहाँ पे लिखें, बिल्कुल एम्प्टी से भी न छोड़ें। तो जो करंट कंट्रोल आपके होंगे वो आपने या तो प्रेजेंट सेंटेंस के अंदर लिखने हैं या पास्ट के अंदर लिखने हैं, या वो काम कर रहे होंगे या कर चुके होंगे, तो लिहाजा इन 2 सेंटेंसेस के अंदर आपने इसको लिखना है। देन मूव करेंगे जब कॉलम 4 की तरफ, तो कॉलम 4 में हमने सजेशंस देनी है फर्दर कंट्रोल्स की, हमने रिकमेंडेशन करनी है फर्दर कंट्रोल्स की कि उन्हें मजीद क्या करना चाहिए कि वो उस हैजर्ड को कंट्रोल करें। तो उस हैजर्ड को कंट्रोल करने के लिए हमने ये नीचे जो हायरार्की मैंने लिखी है, इस हायरार्की को फॉलो करते हुए हमने कंट्रोल लिखने हैं। ये हायरार्की बेसिकली आपने अपने इसमें रिपोर्ट में लिखनी नहीं होती, ये आपको मैंने सिर्फ समझाने के लिए बताया है कि इस पैटर्न को फॉलो करते हुए हमने क्या करना है, अपने कंट्रोल लिखने हैं। टॉप के ऊपर हम एलिमिनेशन वाले कंट्रोल लिखते हैं इफ़ पॉसिबल, अगर पॉसिबल हो वहाँ पे, देन सब्स्टिट्यूशन, देन इंजीनियरिंग कंट्रोल, देन एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, देन पीपीज। इस चीज़ को मैंने डिफाइन किया हुआ है आपके लिए। मैंने जब आपको रिस्क असेसमेंट पढ़ाई थी IG1 के अंदर, तो उसमें मैंने आपको ये हायरार्कीज आपके डिफाइन की थी। मैं टॉपिक का लिंक प्रोवाइड कर दूंगा अगर किसी ने दोबारा इसको समझना हो तो बेसिकली हम इसी हायरार्की को फॉलो करते हुए अपने कंट्रोल लिखते हैं। बेसिकली जब आप अपनी रिपोर्ट बना रहे हो तो उस वक्त अगर आप रैंडमली भी लिखते हैं कंट्रोल्स, तो बाद में आपको क्या करना है, उसको रीअरेंज करना है इसी हायरार्की के अकॉर्डिंगली, क्योंकि आपका असेसर जो है इसके अकॉर्डिंगली आपकी रिपोर्ट को चेक करेगा। तो हमने आपने कंट्रोल्स वहाँ पे लिखने हैं। कंट्रोल्स आप फर्दर फ्यूचर में लिख सकते हैं, क्योंकि वो उनके करने वाले काम आप अपने सजेशन दे रहे हैं तो वो फ्यूचर में करेंगे, तो लिहाजा आप उनको जो है सिंपली लिख सकते हैं कि भाई वो परचेज़ करें, वो प्रोवाइड करें, वो इंश्योर करें। इस तरह के सेंटेंसेस में आप इन्हें लिखते हैं और कोशिश करें अच्छे खासे कंट्रोल लिखें, जितने ज़्यादा आप लिख सकते हैं। और आपका हैजर्ड जो है सूटेबली इंसफिशिएंटली जो है कंट्रोल होगा, अदरवाइज वो अनकंट्रोल होगा तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है और आपकी रिपोर्ट रेफर हो सकती है। देन आ जाते हैं जी कॉलम नंबर 5 की तरफ। कॉलम नंबर 5 के अंदर हमने जो है टाइम स्केल प्रोवाइड करना है इन सारे जो है कंट्रोल मेजर्स के लिए। जैसे मैं मिसाल देता हूँ, आपका कंट्रोल नंबर 1 है तो कंट्रोल नंबर 1 के लिए आपने टाइम स्केल प्रोवाइड किया 3 मंथ्स, कंट्रोल नंबर 2 के लिए आपने प्रोवाइड किया 3 डेज़, कंट्रोल नंबर 5 के लिए आपने प्रोवाइड किया जी वहाँ पे 15 डेज़। अब बेसिकली आप जो टाइम प्रोवाइड कर रहे हैं ये आपका प्रैक्टिकल टाइम होना चाहिए कि जिस टाइम पीरियड के अंदर वो एक्टिविटी पॉसिबली हो सकती हो। अब यहाँ पे तो मैंने आपके जो एग्जाम्पल घटना में लिखा है, मैंने सोच समझ के नहीं लिखा, सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने लिखा है। तो अदरवाइज हम देखते हैं कि अगर ये काम इतने टाइम में हो सके, मिसाल के तौर पर मैंने बोला है उन्हें परचेज एंड प्रोवाइड मोबाइल स्कैफोल्ड फॉर यूज़ फॉर वर्क एट हाइट। तो एक मोबाइल स्कैफोल्ड को परचेज करने में पॉसिबल है कि एक ऑर्गेनाइजेशन को 3 महीने लगे, पॉसिबल है कि एक को 1 महीना लगे। तो आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को देखना है कि आया वो कितने टाइम में इसको प्रोक्योर कर सकती है, तो उसके अकॉर्डिंगली अपना टाइम देना है। हर कंट्रोल मेजर के लिए अलग अलग से आपने क्या करना है, वहाँ पर टाइम उसे प्रोवाइड करना है। देन कॉलम नंबर 6 में अगर आप जाए तो उसके लिए हमने रिस्पॉन्सिबल पर्सनस बताने हैं कि ये जो कॉलम नंबर 4 के अंदर बेसिकली कॉलम 5 एंड कॉलम 6 दोनों डिपेंड करते हैं आपके कॉलम 4 के ऊपर। ये दोनों काम हम कॉलम 4 के लिए फर्दर कंट्रोल के लिए कर रहे हैं। तो कॉलम 6 के अंदर हमने रिस्पॉन्सिबल पर्सन बताना है कि कौन सा रिस्पॉन्सिबल पर्सन है कौन से कंट्रोल के लिए। मिसाल के तौर पे
कंट्रोल नंबर 1 के लिए रिस्पॉन्सिबल है फाइनेंस डायरेक्टर, कंट्रोल नंबर 2 के लिए रिस्पॉन्सिबल है साइट मैनेजर, जैसे मैंने लिखा है। तो हर कंट्रोल के लिए आप देखेंगे, जैसे अगर कोई चीज़ परचेज करनी है तो आपका फाइनेंस उसमें इन्वॉल्व हो जाएगा, कोई इंप्लीमेंटेशन है तो आपका साइट मैनेजर आ जाएगा वहाँ पे, या साइट सुपरवाइजर आपके पास आ जाए, कोई ट्रेनिंग्स वगैरह है तो HR वाले लोग आ सकते हैं, कोई आपके रेगुलेशन वगैरह है, आपके जो हेल्थ एंड सेफ्टी से रिगार्डिंग कुछ चीज़ें हैं तो आपका हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफिसर आ सकते हैं। तो आपने देखना है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि यही लोग होंगे। आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को देखेंगे कि वहाँ पे रिस्पॉन्सिबल पर्सन कौन से हैं, तो आपने उसके अकॉर्डिंगली वहाँ पे रिस्पॉन्सिबल पर्सन को वहाँ पे लिखना है कि ये बंदा इस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। वो प्रैक्टिकल होना चाहिए, इम्प्रैक्टिकल वो नहीं होना चाहिए जी। ये तो था जी, जनरली ये डिस्कशन थी कि हम अपने रिस्क असेसमेंट के अंदर चीज़ों को लिखते कैसे हैं, ये तो हमारी जनरल डिस्कशन थी। अगर आप हैज़र्ड्स की बात करें कि हैज़र्ड्स हम कैसे डिफाइन करते हैं, हैज़र्ड्स हम कैसे नोट करते हैं, तो उसके लिए सिंपल सा तरीका ये है कि आप गूगल से सर्च कर सकते हैं। अगर किसी को सिंपल एक्सपीरियंस नहीं है कि भाई मैंने हैज़र्ड्स कैसे डिफाइन करने हैं, हैज़र्ड कैसे लिखने हैं, तो वो गूगल पे जाकर सर्च करे कि भाई जैसे कंस्ट्रक्शन की अगर मैं बात करूँ, कंस्ट्रक्शन पे अगर कोई रिपोर्ट बना रहा है तो कंस्ट्रक्शन के अंदर जनरल हैज़र्ड क्या होते हैं, वहाँ से सर्च करके रिपोर्ट में वो लिख सकते हैं। कैटेगरीज जैसे मैं आपको बताऊँ कि मोस्टली जो मोटी मोटी कैटेगरीज होती है हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास एक कैटेगरी है, फायर हमारे पास एक कैटेगरी है, वर्क एट हाइट हमारे पास कैटेगरी है, कन्फाइंड स्पेस कैटेगरी है, मूवमेंट ऑफ पीपल इन व्हीकल कैटेगरी है, लोड हैंडलिंग इक्विपमेंट कैटेगरी है, वर्क इक्विपमेंट कैटेगरी है, हैजर्डस सब्सटेंसेस कैटेगरी है, मैनुअल हैंडलिंग कैटेगरी है, वर्क रिलेटेड ड्राइविंग एक कैटेगरी है, रेडिएशन एक कैटेगरी है, नॉइस एक कैटेगरी है, मेंटल इल हेल्थ एक कैटेगरी है, वाइब्रेशन एक कैटेगरी है, वर्क रिलेटेड अपल एंड डिसऑर्डर्स एक कैटेगरी है, सब्सटेंस अब्यूज कैटेगरी है, स्लिप एंड ट्रिप कैटेगरी है, हेल्थ वेलफेयर एंड वर्क एनवायरनमेंट कैटेगरी है, लॉन वर्किंग कैटेगरी है, वर्क रिलेटेड वायलेंस कैटेगरी है। तो ये 22 के करीब जो है हमारे पास कैटेगरीज हैं, ये निबॉश की तरफ से ब्रॉडली डिफाइंड कैटेगरीज हैं। अब आप जब रिपोर्ट में लिखेंगे ये लिखेंगे जो आपका फर्स्ट कॉलम है आप इसमें लिखते जाएंगे, नीचे जो आपको ब्लॉक्स दिखाई दे रहे हैं हर ब्लॉक के अंदर आप एक एक लिखते जाएंगे। तो इनके अकॉर्डिंगली ये कैटेगरीज के लिखने के बाद आप फिर डिफाइन करेंगे कि उस कैटेगरी का कौन सा हैजर्ड आपकी वेबसाइट पे अवेलेबल है, आप उसको लिखेंगे और उसके बाद फिर उसके लिए यही 6 कॉलम आप ईच एंड एवरी हैजर्ड के लिए कंप्लीट करते जाएंगे, तो आपका पार्ट 2 क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। होपफुली जी आपको पार्ट 2 के बारे में जो गाइडेंस मिल गई होगी कि हमने पार्ट 2 को लिखना कैसे है। इंशाल्लाह मैं इसके ऊपर एक और वीडियो भी बनाऊंगा जिसमें मैं हैजर्ड्स को डिफाइन करूंगा कि हम कौन कौन से हैजर्ड किस फील्ड के अंदर मोस्टली कौन कौन से हैजर्ड होते हैं, कंस्ट्रक्शन के लिए, प्रोडक्शन साइट्स के लिए, तो मैं एक वीडियोज़ पे भी इंशाल्लाह ताला बनाऊंगा। विश यू बेस्ट ऑफ लक जी आपकी रिपोर्ट के लिए। अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे।